हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल दिव्या चंदानी पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का सेकंड पार्ट। लास्ट सेशन में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना था, साथ ही न्यूट्रिशन क्या है, ये प्रोसीजर कौन सा है जिसे आप न्यूट्रिशन कहते हैं, और कौन कौन से आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आप इनटेक करते हैं, जो आप खाने के दौरान खाते हैं, और क्या क्या आपको लेना चाहिए। उसके साथ साथ में हमने टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया था, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का होता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने मोनो और डाई इन दोनों को डिस्कस कर लिया था कि मोनोसेकेराइड क्या होते हैं और डाईसेकेराइड क्या होते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलीसेकेराइड। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा सेशन आपको एंड तक देखना है, तभी आप इस टॉपिक में एक अच्छी कमांड कर पाओगे। और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में, फिर वो चाहे वन रक्षक है, फिर वो चाहे सीईटी है, रीट है, आपका इवन आरएस, इन सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी वजह से ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और साथ ही में जैसे ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है हम उसके एमसीक्यूज भी करेंगे आज के सेशन में। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसमें से आपके कितने करेक्ट हुए हैं। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लास्ट सेशन में जो मैंने करवाया था वो एक बार मैं आपको डिस्कस करवा देती हूँ हल्का सा। जस्ट अ मिनट। ये हमने देखा था कि एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें आपको एनर्जी रिलीज होती है और ये केमिकल एनर्जी की फॉर्म में होती है, उसे ही आप न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर, ये सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करी थी। मेटाबॉलिज्म क्या है, उसके अलावा एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या है, और इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, अगर आपको कुछ याद हो तो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस कल किए थे, और आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है, देखिएगा। जो बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है मोनोसेकेराइड, दूसरा है आपका डाईसेकेराइड जिसमें 2 अलग अलग मोनोसेकेराइड या सेम मोनोसेकेराइड जुड़े होंगे, और एक आपका आता है डाई या ओलिगो। ओलिगो में जो मोनोसेकेराइड है वो 2 से लेकर 10 तक हो सकते हैं, और पॉलीसेकेराइड में क्या होंगे 10 से ज़्यादा। अगर आपके मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ रहे हैं, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ रहा है, ग्लूकोज सुक्रोज जुड़ रहा है, सॉरी ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह जुड़ रहा है, तो उसे आप कहते हैं पॉलीसेकेराइड, जो बहुत सारे जुड़ रहे हैं। क्लियर, मोनोसेकेराइड के जो बहुत सारे अणु आपस में मिलते हैं तो लंबी जो चेन बनती है उसे ही कहते हैं पॉलीसेकेराइड। आपने देखा है ना पॉलीमर, जब आप बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स मिलाते हैं तो उसे ही कहा जाता है पॉलीमर। ओके, ये जल में अविलय होता है, जल में घुलनशील नहीं है। जबकि जब हमने मोनोसेकेराइड की बात करी थी तो वो सिंपल था और वाटर सॉल्युबल था, परंतु ये नहीं है। तो किस में विलय है, ध्यान रखिएगा। एसीटोन ये आपका केमिकल है, इसके अंदर विलय है, इसके अंदर घोलोगे तो घुल जाएगा। और बेंजीन इनके अंदर विलय होता है, बाकी में घुलेगा नहीं। संरचना में जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। जबकि हमने मोनोसेकेराइड की बात करी थी वो तो सिंपल था और पानी में ही घुलने वाला था, जैसे फ्रक्टोज, जैसे ग्लूकोज, जैसे गलैक्टोज वगैरह। गलैक्टोज दूध में घुलनशील होता है। ओके, उदाहरण क्या है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, काइटिन है, सेल्यूलोज है। अब बहुत सारे बच्चे इनसे थोड़ा सा, इन शब्दों से थोड़ा सा जानकार होंगे कि उन्होंने कहीं पढ़े होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो इनको हम जानते हैं कि स्टार्च क्या है, ग्लाइकोजन क्या है, काइटिन क्या है। साथ ही में आप लोगों की ना बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम वन रक्षक का जो पेपर जिनका कैंसिल हुआ है और जो दिसंबर में होने वाला है, तो उसके लिए हम साइंस में क्या पढ़ें, ऐसे बहुत सारे बच्चों के डाउट से अभी तक जो टॉपिक हो रहे हैं प्लीज़ आप इन्हें कंटिन्यू करें। क्वेश्चंस का एक आपको क्लास मिलती है, उन क्वेश्चंस को लगाएं, और मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं प्रीवियस। अभी हमने जो भी एग्जाम्स देखे हैं उन एग्जाम्स को देखते हुए आप किन किन टॉपिक्स पे फोकस कर लीजिए, ताकि आपके कम से कम एटलीस्ट 12 से 13 क्वेश्चंस तो हो जाएं। ठीक है, उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन वगैरह सब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्च। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर भी खाना संचित हो जाता है, वैसे ही पौधों के अंदर भी खाना संचित हो जाता है, और उस संचित भोजन को कहते हैं स्टार्च।
यानी कि पौधों के अंदर भी जो खाना है वो स्टोर हो जाता है, उसे हम स्टार्च कहते हैं। जैसे हमारा खाना ग्लाइकोजन के रूप में होता है स्टोर, वैसे ही पौधों का खाना स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। क्लियर? तो देखिएगा, पौधों में संचित खाना स्टार्च के रूप में होता है जो उनकी जड़ों में संग्रहित होता है। आपने देखा है ना, आलू है, उसके अलावा बहुत सारे हैं, स्वीट पोटैटो, शकरकंद वगैरह है, मूली है, गाजर है। तो ये क्या है, जड़ें, मतलब आपका एक तरीके से, हालांकि आलू जो है वो जड़ नहीं है, ठीक है, वो तना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जस्ट आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, वो हम बात की बात करेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा कि पौधों में जो संचित खाना होता है वो जड़ों में संग्रहित होता है और उसे हम क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। ओके, चलिए, ग्लाइकोजन मानव का संग्रहित खाना है, और जैसे पौधों में खाना स्टार्च के रूप में होता है, वैसे ही हमारे अंदर खाना ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसी वजह से इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, स्टार्च। ओके, चलो, काइटिन क्या है? कीड़े मकोड़ों का संचित खाना होता है। आपने देखा ना, छोटे छोटे कीड़े हैं, मकोड़े हैं, मतलब जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े छोटे भी होते हैं, चींटियां, बड़े वाले कीड़े, तो उनके बाहर की जो आउटर लेयर है वो ये ब्राउन कलर की या ब्लैक कलर की होती है, तो वो क्या है, काइटिन है, और उसी लेयर के अंदर इनका खाना होता है। ठीक है, कीड़े मकोड़ों का संचित खाना है, उनकी बाहरी परत में संग्रहित होता है। और ध्यान रखिएगा, फंगी की जो सेल वॉल, फंगी यानी कि जो कवक है, कवक की जो कोशिका भित्ति है, कवक की कोशिका भित्ति भी किसकी बनी होती है, तो ये भी काइटिन की बनी होती है। समझ पा रहे हैं? फिर से देख लो, मैंने आपको ये बोला कि जो पौधों का संचित खाना है वो होता है स्टार्च, हमारा खाना जो रिजर्व होता है वो होता है ग्लाइकोजन। वैसे ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है काइटिन क्या है, तो काइटिन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कीड़े मकोड़ों का जो संग्रहित खाना है वो है काइटिन, और ये इनकी बाहरी लेयर जो आप ब्राउन ब्लैक कलर की देखते हैं उसी में स्टोर होता है। एक आता है कवक, अलग से फंगस जिसे कहते हैं, उसकी जो कोशिका भित्ति है वो भी काइटिन की ही बनी होती है। कोशिका भित्ति, क्योंकि ये जो है वो लिविंग है, फंगस या जो जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, वैसे ही फंगस होता है, तो फंगस में जो सेल, जो बाहर उसकी आउटर लेयर होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, वो काइटिन की बनी होती है। क्लियर? चलिए, सेल्यूलोज की बात करते हैं। तो प्लांट की, पादप की जो कोशिका भित्ति है, अब देखो कोशिका भित्ति है सेल वॉल, कोई भी कोशिका है उसकी जो सबसे बाहरी वाली सेल होती है, बाहरी वाली जो लेयर होती है, इसे बोला जाता है सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ऐसे ये फंगी के अंदर काइटिन की होती है, पौधों के अंदर ये सेल्यूलोज की होती है। एनिमल सेल यानी कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है, क्योंकि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज इन सभी से मिलकर बनती है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, कॉम्प्लेक्स है, इसी वजह से हमारी बॉडी में ये नहीं है। ओके, हमारी जो कोशिकाएं हैं उसमें सेल वॉल ही नहीं है। चलिए, शैवाल, इनकी कोशिका भित्ति भी सेल्यूलोज की बनी होती है, और शैवाल को भी हम प्लांट वर्ग में ही रखते हैं, थैलोफाइटा में रखते हैं। इन्यूलिन क्या है, तो जो डहेलिया प्लांट की रूट में स्टोर हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इन्यूलिन कहते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब आप बोलोगे मैम पता नहीं क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। वैसे तो सेल्यूलोज वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने करवाई हैं। सेल वॉल क्या है, ये हमने कोशिका वाले पोर्ट, जो आपका पोर्शन था, कोशिका वाला जो चैप्टर था उसमें किया था। अगर नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आपको क्या करना है, वो क्लासेस देखनी है। आपका बेस क्लियर है ना, तो आपके क्वेश्चंस गलत होंगे नहीं। बट हम क्या चाहते हैं कि एक शॉर्टकट हो, एक मतलब हम कोई 400 500 1000 क्वेश्चन पढ़ ले, दैट्स इट, और हमारा काम हो जाए, हमारे क्वेश्चंस करेक्ट हो जाए। अरे जो सारी थ्योरी पढ़ रहा है, जो बेस क्लियर कर रहा है, वो फिर पागल है,
मतलब आपके होने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जो अच्छे से बेस क्लियर करेगा उसी के ही क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, जो थ्योरी पढ़ के जाएगा। ऑप्शंस वो कैसे भी घुमा के दे सकता है। आपने इन दिनों एग्जाम्स का लेवल देखा ही है और आपने देखा है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। वही है, क्वेश्चंस पूछने का तरीका बदल दिया है। अगर आपने इसके बारे में कुछ भी जानते हो ना, तो आप एलिमिनेट करके भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए वही आपका थ्योरी क्लियर होना चाहिए, आपका बेस क्लियर होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है तो भूल जाओ कि साइंस के क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके साइंस के क्वेश्चंस करेक्ट हों तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। अब चाहे रो के पढ़ो चाहे हंस के पढ़ो, कोई सॉल्यूशन नहीं है। हंस के पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, याद भी रहेगा। रो के पढ़ोगे तो वही है, रो रो के ऐसे ही पढ़ते रहोगे, समझ समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और फिर बोलोगे कि ना मैम आपके तो क्वेश्चंस ही नहीं आते हैं। बच्चों से मैंने सुना, बच्चे कहते कि ना मैम आपके आए ही नहीं है, जबकि इतने सारे क्वेश्चंस। मैंने फिर यही बोला कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो इसमें मैडम की थोड़ी ना गलती है। आप मैम तो आपको बता सकती है ना, गाइड कर सकते हैं, यहाँ से ये पढ़ लो। अब आपको याद थोड़ी ना करवाएगी एक एक चीज़ कि आप ये भी याद करो ये भी याद करो। मैं या कोई भी टीचर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, आपको बता सकता है कि आपको यहाँ से ये चीज़ पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब जाके आपके दिमाग में तो डालने से रहे ना, आपको एक एक चीज़ तो याद करवाने से रहे। इतने तो आप भी समझदार हो, इतना आपको खुद को ही करना पड़ेगा। ओके चलो नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। आपको अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में या एक पाया ही जाता है अर्थ पर, तो वो आपका रहेगा सेल्यूलोज। ठीक है, आपके प्लांट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं और ये आवश्यक है और पेड़ों में आपको मिलेगा। पेड़ों की जो सेल वॉल है, प्लांट की जो सेल वॉल है, वो सेल्यूलोज की ही बनी होती है। कैप्सूल आउटर मेम्ब्रेन, आपको ध्यान रखना है, जो हमारे कैप्सूल्स होते हैं, जो आप दवाइयाँ खाते हैं, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्टार्च की बनी होती है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल अगर आप कहना चाहो ना कार्बोहाइड्रेट क्या है, जस्ट शुगर, शर्करा भी कहते हैं। तो ऐसे ही ना हमने भी, इंसानों ने भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए और अलग अलग टाइप की आर्टिफिशियल शुगर बना दी। आपको क्यों कहा जाता है कि कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है, आपको क्यों कहा जाता है कि बाहर की कोई मिठाइयाँ या फिर कुछ बाहरी चीज़ें नहीं खानी है, टॉफ़ियाँ गोलियाँ ये सब नहीं खानी है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपकी जो सुक्रोज है ना, चीनी है, उससे तो पता नहीं 500 गुना मीठी, इतनी मीठी होती है। इसी वजह से अगर इतना ज़्यादा आपका मीठा जाएगा अंदर तो बॉडी इंसुलिन जो है वो उसको सही से रेगुलेट नहीं कर पाएगा ना, और इसी वजह से ही हमें दिक्कतें हो जाती हैं और मना किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उनके अंदर ये आर्टिफिशियल शुगर इंक्लूड की जाती है। देख लीजिएगा पीछे जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं ना कि एक्चुअली क्या था कि पहले मैं भी इतना नोटिस नहीं करती थी, हालांकि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो पीते ही नहीं हैं, बहुत अवॉइड, बहुत होता ना, कई बार कहीं चले गए तो ज़बरदस्ती किसी ने पिला दिया, बस तभी, अदरवाइज तो नहीं, तो मतलब नहीं। और जब से मैंने डाइटिंग करी, आपने देखा भी होगा स्टार्टिंग क्लासेस में मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते थे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उसके बाद से मैंने जब भी मैं कुछ खाती थी तो मैं उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स देखती थी कि इसके अंदर क्या क्या है। और इवन हम सबको देखना भी चाहिए, जैसे कि रिफाइंड फ्लोर, जो आपका मैदा वगैरह है, मैदा है, वाइट शुगर, ये सब चीज़ें अगर हम जितना अवॉइड करेंगे ना अच्छा है। अब कईयों को लगता होगा कि क्या ऐसे ही हम तो ले रहे हैं, हमें तो कुछ होता नहीं, नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो ये एक ऐसे जहर हैं जो धीरे धीरे असर डालेंगे। अब बिल्कुल तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं ना, तो कोशिश करें जितना कम हो सके उतना कम करो। क्लियर? तो ये कुछ आर्टिफिशियल शुगर हैं जैसे कि एस्पार्टम, ठीक है, सैकरीन, डेक्सट्रोज और सुक्रालोज। आपने देखा है ना, अब जैसे कि ना अगर किसी व्यक्ति को इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, हम बहुत थके हारे से हैं और हमें एकदम इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो हम ग्लूकोज लेंगे, यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे। आपने देखा है जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर लो एनर्जी फील हो रही है तो आप बनाना खा लो,
और बनाना से क्या होगा कि एकदम से आपको लगेगा अरे वाह एनर्जी आ गई। अब जो हमारे फ्रूट्स हैं ना उनके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जैसे ही मुंह में डालोगे तो आपकी जो लार है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, उसको डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं और आपको एनर्जी मिलती है और वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। क्लियर, उनका पाचन जल्दी हो जाता है। और साथ में आपने देखा भी होगा कि जब इंसान थोड़ा बीमार हो जाता है, लो फील करता है, तो हॉस्पिटल में उनको ड्रिप लगाई जाती है। तो ड्रिप में क्या होता है, तो उस ड्रिप के अंदर आप ध्यान रखिएगा कि उस ड्रिप के अंदर एक तो होता है डेक्सट्रोज, ठीक है, और साथ में होता है ग्लूकोज। ये दो चीजें चढ़ाई जाती हैं। सिर्फ ग्लूकोज नहीं होता है, डेक्सट्रोज जो कि आर्टिफिशियल है और ग्लूकोज, ये दोनों चढ़ाया जाएगा। और बाकी सारी क्या है, ये सारी ही आर्टिफिशियल शुगर है जो आपकी मिठाइयाँ, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब में इस्तेमाल की जाती हैं। ओके, चलिए, कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा मात्रा होने पर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। अब खाना तो पूरा दिन तो नहीं खाओगे ना, 2 टाइम खा लिया, 3 टाइम खा लिया, और आपके शरीर को हर टाइम एनर्जी की ज़रूरत होती है। आपका पूरा जो, हम चाहे सो जाएं बट आपके शरीर के अंदर के जो अंग हैं वो लगातार काम करते रहते हैं। अगर कोई काम कर रहा है तो उसे ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा कैसे मिलेगी, जब खाना खाते हैं उसी से ही हमारा जो शरीर है वो ऊर्जा लेता है और काम करता है। तो आपने 2 टाइम खाना खाया, 3 टाइम खाना खाया, जिस टाइम पे आपको जितनी रिक्वायरमेंट थी वो यूज हो गई, बाकी का जो बचता है वो आपके शरीर में स्टोर हो जाता है। किस रूप में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। कहाँ, लीवर, कहाँ, लीवर में स्टोर होता है। और आपके जो मसल्स हैं, आपकी जो मांसपेशियां हैं, उनके अंदर स्टोर हो जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है रिजर्व फूड, रिजर्व एनर्जी या ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर होता है, आंसर क्या होगा, लीवर। अगर लीवर ऑप्शन में नहीं है तो मसल्स यानी कि मांसपेशियां। क्लियर, चलिए, शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं के द्वारा की जाती है। अब ज़्यादा फैट तो लोगे नहीं ना, फैट लोगे तो मोटे हो जाओगे। और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो आप जैसे कि आपके शरीर की मरम्मत के लिए करते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा। तो हम सबसे ज़्यादा ना कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे रोटी खाते हो, सब्जियाँ खाते हो, तो इनके अंदर क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट तो है। तो हम सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में ऊर्जा की मात्रा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, सोर्सेज क्या है, गेहूं, चावल, जितने भी प्रकार के अनाज हैं, बाजरा है, मक्का है, शकरकंद है, फ्रूट है, फल है, शहद है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, वो सब कार्बोहाइड्रेट के ही सोर्सेज हैं। कार्बोहाइड्रेट के काम क्या है, जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो आपको एनर्जी देगा, बिल्कुल। शरीर में भोजन संचय की तरह काम करता है, बिल्कुल। अधिक मात्रा में सेवन करने से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी कि डायबिटीज हो जाता है। अच्छा, यस, कैसे होगा, आप जितना ज़्यादा ये खाओगे तो ये सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, इस ग्लूकोज को ना ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, आपकी बॉडी में क्या बन गया है, ग्लूकोज, इसको ग्लाइकोजन जितना यूज हो गया, ठीक है, बाकी का जो बचा है वो सारा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में। कौन करता है, इंसुलिन करता है। कौन करता है, इंसुलिन। और इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। कहाँ से स्रावित होता है, क्वेश्चन पूछा गया था, बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाएं, किसकी बीटा कोशिकाएं, तो ये है अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास की बीटा कोशिकाएं, जहाँ से ये स्रावित होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा लोगे, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लोगे, उतना ही ग्लूकोज बनेगा और फिर उतना ही ग्लाइकोजन बनाना होगा। तो कई बार अगर इंसुलिन उतना नहीं बन रहा है जितना मीठा दबा दबा के खाए जा रहे हो, तो क्या होगा, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे ही आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो इसका नाम क्या है, ब्लड शुगर है, और क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। ओके, चलिए, इसके 2 अनदर नेम मैंने और बताए थे, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखिएगा, तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जो कि हम कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था कि ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि इसके अंदर आपको कार्बन कार्बन तो अवश्य ही मिलेगा। अब यहाँ पर इसके अंदर तो नहीं है, ये तो सीधा ही कट हो गया है, बाकी सब में है। परंतु ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला होता है CnH2n, ये इसका फॉर्मूला है,
ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर कार्बन का रेशो 1 होगा, ऑक्सीजन का रेशो 1 होगा और हाइड्रोजन का रेशो होता है 2 में 1:1। और ये क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। आपका 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इनसे ही मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। नेक्स्ट, in what form is the food accumulated in plants that is stored in their roots? आपको बताना है पौधों में संचित खाना किस रूप में होता है और जो जड़ों में संग्रहित होता है क्या होता है, स्टार्च होता है। क्या होता है, स्टार्च होता है। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लाइकोजन पूछे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं एनिमल स्टार्च। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एनिमल स्टार्च। ग्लूकोज के नाम आपको ऑप्शन में बताने हैं, इसको हम लोग सीड शुगर कहते हैं, इसको हम लोग माल्ट शुगर कहते हैं, इसको हम लोग आमंड शुगर भी कहते हैं। ओके, ये कुछ नाम है, किससे मिलकर बनता है, तो ये है डाइसैकेराइड। क्या है, डाइसैकेराइड है। और किससे मिलकर बनेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज। अगर आप ग्लूकोज और ग्लूकोज को आपस में मिलाओगे तो डाइसैकेराइड बनेगा और उसका नाम क्या होगा, क्या, माल्टोज। ओके, चलो, बी शुगर, अल्ले हमने तो पहले ही कर लिया। ठीक है, बी शुगर किसका कहते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा माल्टोज। सुक्रोज, फ्रक्टोज जो है ये आपके नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर है, प्राकृतिक शर्करा में सबसे मीठी शुगर। बाकी ग्लैक्टोज मिल्क में सॉल्युबल होता है, ग्लूकोज आप जानते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या जल ईंधन, जिससे आपको एनर्जी मिले। अब फ्यूल क्या काम करता है, जलता है और एनर्जी देता है ना। हम किसी गाड़ी में फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल, डीजल, तो जैसे जैसे वो जलेगा वैसे वैसे हमारी गाड़ी भागेगी, यानी कि उसको एनर्जी मिलेगी। ऐसे ही हमारी बॉडी में एनर्जी देने का काम कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। इसी वजह से हम इसको सेल्यूलर फ्यूल भी कहते हैं। ओके, चलिए, शहद का प्रमुख घटक क्या है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज। तो हमने देखा था फ्रक्टोज, और इसी वजह से हम इसको हनी शुगर भी कहते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको हनी शुगर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हनी शुगर भी कहते हैं। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में भोजन का एक प्रमुख स्रोत किसके द्वारा गठित किया जाता है, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल या विटामिन। ये वैसे मैंने आपको करवाया नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वसा, कार्बोहाइड्रेट तो लेते ही हैं, इसके बाद है वसा। हालांकि वसा से आपको 9.2 कैलोरी एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम वसा से आपको इतनी एनर्जी मिलती है जो कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा है, परंतु हम ज़्यादा वसा नहीं लेते हैं। अगर हम ज़्यादा फैटी चीज़ें खाएंगे तो इसी की तरह फैटी फैटी हो जाएंगे, है ना, मतलब मोटे ताजे हो जाएंगे। और इसी वजह से हम लोग ज़्यादा फैट नहीं लेते हैं, जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना ही लेते हैं, ज़्यादा हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। ओके, चलो, डाइसैकेराइड में शर्करा के अणु आपस में कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या एस्टर बॉन्ड, क्या बताया था, तो ये होते हैं ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि इंस्टेंट एनर्जी। अब जो सबसे सिंपल होगा, जो जल में विलय होगा, वही लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज या ग्लूकोज। तो कौन है, ग्लूकोज। कौन है, ग्लूकोज। वैसे ग्लूकॉन डी वगैरह आते नहीं है क्या, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज ही तो होता है। आप जैसे थके आ रहे से हैं, स्कूल से आ रहे हैं या किस कहीं से भी आ रहे हैं, गर्मियों के टाइम पे तो फटाफट से आओ और पानी में घोलो और पी जाओ और एकदम तरोताजा हो जाओ, है ना। ग्लूकॉन डी ऐड बहुत ज़्यादा आती है, तो ये बस वही उसमें ग्लूकोज ही होता है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे कार्बोहाइड्रेट से संबंधित थे। आई होप आपके क्वेश्चंस करेक्ट हुए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर। बच्चों लाइक नहीं करते हो, ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो इतना तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि आप लोग सेशन को लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आ रहे हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऐसे वीडियोज़ और चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल दिव्या चंदानी मैम पे मिल जाएगी। 1 मिनट रुकना पड़ेगा आपको।
हाँ जी, चलिए तो आगे बढ़े। यस, बात करते हैं प्रोटीन, जो कि हमारा, देखो मैंने आपको बताया है ना कि आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि इनको बहुत बड़े अमाउंट में लेते हैं। जो आपके प्रोटीन है, सॉरी, जो आपके विटामिन है, जो आपके फाइबर है, मिनरल्स हैं, वो आपको मिलीग्राम में चाहिए होते हैं, बहुत कम मात्रा में आपके शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। इसी वजह से हम उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। एंड ये आपके हैं मैक्रो, यानी कि गुरु पोषक तत्व, जो कि आप इनको बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में लेते हैं। ओके, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी भी किसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए। आपके जो कार्बोहाइड्रेट है वो आप पर डे 300 ग्राम के आसपास ले सकते हैं। चलिए प्रोटीन की बात करते हैं। इसको डिस्कवर किया था मूलर ने, और सबसे पहले जो ये शब्द है इसका प्रयोग किया था जे बर्जीलियस ने। स्ट्रक्चर जो है वो पाउलिंग ने बताया था, और ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल होते हैं, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। आगे बात करते हैं, कोई भी प्रोटीन कम से कम 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। जैसे कुछ अमीनो एसिड जैसे कि आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, लाइसिन, वेलिन, ये सारे हमारे प्रोटीन्स ही हैं आपकी बॉडी में ना। मतलब कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं प्रोटीन जो है ये एक पॉलीमर है, बहुलक है, जो अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। जब आपके बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है, और प्रोटीन की आप मोनोमर यूनिट कह सकते हैं अमीनो अम्ल को, समझे। चलो, इनमें से 10 अम्ल जो है मनुष्य के शरीर में, हमारी बॉडी में बन जाते हैं 10, और बाकी जो है वो हमें हमारे डाइट के थ्रू लेने होते हैं। 10 का निर्माण हमारे शरीर में खुद ब खुद होता है, और 10 आपको बाहर से लेने होंगे, जो आप दालें, मूंगफलियाँ, ये सारी चीज़ें जो खाते हैं, मटर वटर, इनसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से ही होता है, और अमीनो अम्ल जो है ये आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। क्योंकि मान लीजिएगा ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, तो आपस में कोई ना कोई तो बॉन्ड होगा ना जिससे आपस में जुड़े होंगे। तो इसे आप क्या बोलते हैं? इसे आप बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इसे आप कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और इसी बॉन्ड के जरिए ये अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं, और क्या बनाते हैं? तो ये आपस में जुड़ के बनाते हैं प्रोटीन। तो अगर आप कहना चाहें कि प्रोटीन का मोनोमर यूनिट यानी कि जो एकलक इकाई है वो क्या है? तो वो है आपका अमीनो एसिड। क्या है? वो है आपका अमीनो एसिड। समझे कि नहीं? चलो, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर भी पाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट में तो क्या होगा, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन रेशो उनका फिक्स है। और ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपके प्रोटीन्स होंगे उनके अंदर आपको नाइट्रोजन तो अवश्य ही मिलेगा, नाइट्रोजन और कार्बन। तो जनरली नाइट्रोजन का पूछा जाता है कि आपकी बॉडी में जो नाइट्रोजन है वो कहाँ पर रहता है? अमीनो अम्ल में। ओके, चलिए, तो इसमें ये चीजें कुछ आपको देखने को मिलेंगी, और ये आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन अवश्य ही पाया जाएगा, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाला था, आप लोग उसे भी उनके आंसर्स कर दिया करो, आपके लिए अच्छे रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि एक दिन में प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, प्रोटीन से भी आप एनर्जी ले सकते हैं, परंतु प्रोटीन का जो एक इम्पॉर्टेंट काम, क्योंकि हर चीज़ का ना अपना एक इम्पॉर्टेंट काम होता है, आपकी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से आप एनर्जी लेते हैं, वैसे ही प्रोटीन आपकी बॉडी की मरम्मत करने का काम करता है, आपकी बॉडी को रिपेयर करने का काम करता है। कहीं चोट लग गई, कुछ भी घाव हो गया है, उसको भरने में प्रोटीन ही काम आएगा। आपको अपनी मसल्स बनानी है, आपको अपना शरीर मतलब 6 पैक बनाने हैं, मतलब बॉडी शॉडी बनानी है, तो आपको प्रोटीन चाहिए। अब जिम जो जाते हैं तो वो उनको देते हैं ना बड़े बड़े डब्बे, मतलब प्रोटीन शेक के, वो इसी वजह से ताकि आपकी मसल्स बने, है ना। समझ गए होंगे आई थिंक। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, अडल्ट फीमेल है, अगर वर्किंग है फीमेल है तो 45 ग्राम पर डे चाहिए। और अगर प्रेग्नेंट फीमेल है, अब देखो प्रेग्नेंट में क्या होगा, बच्चा अंदर होगा, बच्चे में शरीर का डेवलपमेंट होगा, उसके ऑर्गन बनेंगे, तो उसके लिए प्रोटीन नेसेसरी है।
क्लियर। तो इसको प्रेग्नेंट लेडी को ज़्यादा चाहिए होता है 70 से 75 ग्राम पर डे। अगर अडल्ट मेल की बात करते हैं तो 55 ग्राम पर डे। और चाइल्ड की बात करते हैं किसी बच्चे की, अब बच्चा खेलेगा कूदेगा बड़ा होगा, ऑर्गन्स डेवलप होंगे, उसकी मसल्स डेवलप होंगी, तो उसको ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। होता है ना कई बार के बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनको प्रोटीन सही से नहीं मिल पाता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि अगर प्रोटीन अच्छी नहीं लोगे तो शरीर अच्छे से नहीं बनेगा और बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर बच्चा है तो उसको कितना चाहिएगा, 90 ग्राम पर डे। क्लियर। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से मिलकर बना होता है। 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से आपको लगभग 4.1 कैलोरी मिलता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से आपको 4.2 4.3 के आसपास मिलता है, वैसे ही प्रोटीन से आपको 4.1 कैलोरी के आसपास मिलता है 1 ग्राम से। परंतु प्रोटीन का इस्तेमाल हम हमारी बॉडी में एनर्जी लेने के लिए नहीं करते हैं। हाँ, अगर आप सिर्फ प्रोटीन पे ही डिपेंडेंट हैं, जैसे कि जिम वाले जो हैं वो आपको ज़्यादातर एग्स, मिल्क और प्रोटीन शेक लेने की सलाह देते हैं ताकि आपको भूख कम लगे। और इसी वजह से क्या होता है कि अगर आप सिर्फ वही डाइट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर आपका बॉडी जो है फिर वो उसी से एनर्जी लेगा। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ये प्रोटीन जो है ना इसको हम लोग बिल्डिंग ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक भी कहते हैं। बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक मतलब आप इसको ध्यान रखिएगा कि हम इसे लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं, क्योंकि जैसे आपकी बिल्डिंग होती है उसमें हम छोटे छोटे ब्लॉक्स लगाते हैं, ईंटें लगाते हैं ना, जिससे आपकी पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। बिल्डिंग ऐसे ही बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ हम किसको बोलते हैं, प्रोटीन को, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसमें लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही मिलकर बना है। इसी वजह से आई थिंक आगे लिखा होगा, नहीं होगा तो मैं लिख दूंगी। तो यहाँ पे हमारी बॉडी में कम से कम 20 टाइप के अमीनो एसिड्स चाहिए जिनसे आपके प्रोटीन बनेंगे। तो इसमें से 9 तो होते हैं आवश्यक, यानी कि इनका निर्माण बॉडी में नहीं होगा, आवश्यक है, ज़रूरी है, आपको डाइट के थ्रू लेना होगा। और कुछ होते हैं अनावश्यक, क्योंकि अब अनावश्यक हम क्यों बोल रहे हैं, बॉडी में निर्माण हो जा रहा है तो आपको बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता भी नहीं होगा। परंतु कुछ ऐसे हैं जो नहीं बनते हैं, जिनको आपको कहाँ से लेना है, आपको डाइट के थ्रू लेना है। आप जो आपका खान पान है उससे आपको कुछ प्रोटीन लेना है, तो आप प्रोटीन वाली हेल्दी चीजें खा सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रोटीन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं। तो ये कोशिकाओं, ऑर्गेनिज्म और उत्तकों के निर्माण में भाग लेते हैं, क्योंकि कोशिकाएं बनेंगी। अब कोशिकाओं के अंदर ही जीव द्रव्य हैं और जब ये कोशिकाएं आपस में मिलेंगी तब ये टिश्यू बनाएंगी। तो नो डाउट इनके लिए इनको क्या चाहिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और वही आपके उत्तक जो है आगे आगे धीरे चल के ऑर्गन बनाते हैं। तो नो डाउट ये सभी रिपेयरिंग का, घावों को भरने का, सेल डिवीजन वगैरह, ये जितने कामकाज हैं इन सब में प्रोटीन की जरूरत होती है। शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। आपने बहुत बार बच्चों को देखा होगा कुपोषण के शिकार होते हैं, मतलब शरीर दुबला पतला सा होगा, हड्डियां ढांचे से निकले से रहेंगे। वो इस वजह से क्योंकि प्रोटीन सही से गया नहीं है, तो फिजिकल डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया। ठीक है, घावों को भरने का काम करते हैं, और जितने भी मोस्टली हमारे एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं। और हमारी बॉडी में कुछ पेप्टाइड हार्मोन भी होते हैं जैसे कि इंसुलिन वगैरह, तो ये भी हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन से ही बने होते हैं। और साथ ही में इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्लियर। इतनी बातें आपको यहाँ पर प्रोटीन के बारे में याद रखनी है। हर चीज़ की कमी और अति से क्या हो जाती हैं, बीमारियां। तो ऐसे ही अगर आप प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, अगर आप प्रोटीन कम ले रहे हैं तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं ज़्यादा और कम लेने से, वो हम लोग करेंगे कल के सेशन में। ठीक है, इतना आप लोग करके आइएगा। मैं आपके छोटे छोटे वीडियोज़ इसी वजह से ले रही हूँ ताकि आप इजिली आसानी से पढ़ पाएँ। कई बच्चे बोलते हैं कि सेशन को एक्सटेंड कर दीजिए, पता नहीं बच्चे शायद ज़्यादा बड़ा देख कर ही घबरा जाते हैं कि अरे इतना बड़ा सेशन कैसे करेंगे। तो आई थिंक छोटे छोटे सेशंस आप लोगों के लिए ज़्यादा सुटेबल रहेंगे, जिससे आप आसानी से पढ़ पाओगे, जल्दी से कंप्लीट भी हो जाएगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना है, फीडबैक अपना ज़रूर देना है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।